माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो सम टर्म थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, सम सिंबल देखे थे, चार्ज कैरियर वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो आपका जो फेमस जो वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सबसे बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जितना भी ज़्यादा मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ओम्स लॉ। सबसे पहले हम लोग तो इस टॉपिक जो इस चैप्टर का जो बेसिक फाउंडेशन है वो बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है, ओम्स लॉ से। इससे पहले हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, उन लोगों को भी पढ़ना बहुत जरूरी था, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या, आप देखेंगे पूरा यूट्यूब पे ओम्स लॉ के वीडियो भरे पड़े रहते हैं, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को भी बताना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना सिर्फ लास्ट चैप्टर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ओम्स लॉ, वैसे तो आप कहिएगा तो मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटा में पूरा एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा में, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता है। लेकिन डीपली नॉलेज से पढ़ना, एक एक करके डीपली नॉलेज से अगर पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको इसमें पैशंस रखना पड़ेगा, उसके साथ ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं सीबीएसई क्लास 10th क्लास 9th से रिलेटेड मैथ्स और साइंस का जो फिजिक्स पोर्शन है उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा टाइम टू टाइम। और अभी मैं क्लास 10 का वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिजिक्स चैप्टर मैक्सिमम वो भी अब समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। अब एक चैप्टर और बचा हुआ, कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या मैग्नेट उसको बोलते हैं उस चैप्टर को, तो वो बचा हुआ है। इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद फिर वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इस चैप्टर में इतना क्यों डोमिनेंट पोर्शन रखता है ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ के बिना दोस्तों ये पूरा चैप्टर अधूरा माना जाता है। आप बिना ओम्स लॉ के कुछ कर ही नहीं सकते इस चैप्टर में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता क्या है, बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमनोन, उनके नाम से ही ये लॉ रखा गया नाम ओम्स लॉ। क्यों ओम्स लॉ रखा गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये चीजें ऑब्जर्व की थी। क्या चीजें ऑब्जर्व की थी, सो देखिए उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए एक बैटरी लिया, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल बेस है, आप इसको भी लैब में करके देख सकते हैं। एक पूरा अरेंजमेंट आप सेटअप कर सकते हैं, या लैब में एक डायरेक्ट बना हुआ, फिजिक्स लैब में आप जाइएगा तो डायरेक्ट बना हुआ ओम्स का एक्सपेरिमेंट अपरेटस आता है, आप उससे भी करके देख सकते हैं। आप अपने फिजिक्स टीचर्स को बोलिए कि सर हमको आज लैब ले चलिए, फिजिक्स लैब, उसमें हमको ओम्स लॉ को विद प्रूफ दिखाइए, तो वो आपको आराम से दिखा देंगे। एक या तो आप मैनुअल बना सकते हैं, और नहीं है मैनुअल तो एक बना बनाया आता है, आप उससे आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले हम एक बैटरी लेते हैं, एक सोर्स लेते हैं। अब सोर्स ये पूरा मैं वो ओम्स लॉ ने सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम्स ने क्या देखा था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बनाया, मैं वो बतला रहा हूँ आपको। ओम्स लॉ मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको डिफिनेशन लिख दूं वो ओम्स लॉ क्या होता है, थोड़ा उसको समझिए कि ओम्स लॉ ने कैसे उसको डिराइव किया था। अब उन्होंने क्या किया कि बैटरी लिया, इसमें एमीटर लगाया, उन्होंने रेसिस्टेंस लिया, इसके क्रॉस उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर लगाया, ठीक है। इसके बाद प्लग की और इसको कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब जब कनेक्ट कर दिया तो उन्होंने देखा जब इससे करंट दौड़ा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस जब हम इसमें अक्रॉस, जब इस रेसिस्टेंस देखिए, इस रेसिस्टेंस को उन्होंने सेम रखा। अब ये बैटरी, मान लिया पहले बैटरी 6 वोल्ट का लाए, कितने वोल्ट का लाए, 6 वोल्ट का लाए, तो उन्होंने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो 6 वोल्ट का है, तो ये एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया। फिर मान लो बैटरी के पहले लाए 6 वोल्ट का, तो मान लो इलेक्ट्रिक करंट जो दौड़ा एमीटर में दौड़ा वो 1 एम्पियर दौड़ा। कितना एम्पियर दौड़ा, 1। फिर उन्होंने क्या किया, 6 वोल्ट की जगह पे इसको 12 वोल्ट कर दिया। कितना वोल्ट कर दिया, 12 वोल्ट कर दिया। तो देखा कि करंट का हो गया 2 एम्पियर हो गया। फिर उन्होंने इसको इसी तरह से बढ़ा के देखा, 18 वोल्ट कर दिया, तो उन्होंने देखा कि ये 3 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। तो उन्होंने क्या एक निष्कर्ष निकाला कि जो जब भी हम किसी कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर, ये रेसिस्टेंस है, ये वायर कंडक्टर, ये रेसिस्टेंस का, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रखा जाए, फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब है इस वायर का टेम्परेचर, इस वायर का कॉन्फ़िगरेशन, इस वायर का प्रेशर, इस वायर का जो भी फिजिकल कंडीशन है अगर सेम रखा जाए, तो अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा मिलता है ना दोस्तों, वो मिलता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है किसके, करंट के। किसके मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। तो यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, इफ देयर फिजिकल कंडीशन आर सेम, देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, बस इतना सा स्टेटमेंट है उसका। तो स्टेटमेंट बाद पहले समझ लीजिए, स्टेटमेंट तो खुद ब खुद लिखा जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके करंट में, उस वायर में फ्लो करंट के। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि भी, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं तो एक आर आता है। क्या आता है, आर आता है। वेयर आपका आर क्या है, इसको बोलते हैं आर बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और इसी आर को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ये इसमें लगा हुआ जो भी रेसिस्टेंस है उसका ये वैल्यू देता है। तो मेरा जो फॉर्मूला बन के आता है V = IR, ये है फॉर्मूला आपका, ये आपको याद रखने वाला पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, V = IR, जिसको आपको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। वेयर क्या है तुम्हारा आपका, वेयर V बराबर क्या है आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, PD में लिख रहा हूं, और I क्या है आपका फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, मैं इसी लिख रहा हूं, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ताकि यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम बार बार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए इसको आपको मॉडिफाई करना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, I बराबर V/R लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, R = V/I लिख सकते हैं, R = क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आप आगे फर्दर चल सकते हैं। अब देखिए इसमें, इस फॉर्मूला में कितने क्वांटिटी है, कितने फिजिकल क्वांटिटी है, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ये R। अब हमको पता है, हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं, लेकिन ये रेसिस्टेंस R क्या होता है, इसके हमको नेचर पता नहीं है। ये नया चीज आया है, रेसिस्टेंस क्या आया, न्यू चीज। तो न्यू चीज जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में, तो उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट मैं इसको R को डिफाइन करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं इसका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखिए, ओम्स लॉ, इट state that when if their physical condition R क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज फिजिकल कंडीशन मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, उसका कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ देयर फिजिकल कंडीशन आर सेम, या बोलता है इफ देयर फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट होना चाहिए। ये है आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ये इसका थोड़ा सा आपका प्रूवमेंट कि ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है। बात आई समझ में, पूरा आप इसको समझ गए हो कि ओम्स लॉ होता क्या है। कि जब भी हम किसी
कंडक्टर के क्रॉस, अब ये हम देखिए कंडक्टर लिए ना, कंडक्टर के क्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का मतलब है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है ये कि एक क्वांटिटी को आप जिस तरह से उसको बिहेव करिएगा, सेकंड क्वांटिटी उसका रिस्पांस उसी तरह से देगा। अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी आपको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये है आपका ओम्स लॉ, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। व्हाट इज ओम्स लॉ? I think that you understand this topic. What is Ohm's law? Now next, further in this chapter we will study about the graph between V and I. What is graph? Graph of Ohm's law. देखिए graph of Ohm's law क्या होता है? Ohm's ने क्या किया था कि जब वो सबसे पहले इसको जब बनाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, तो उन्होंने V और I का ग्राफ प्लॉट किया। V और I का क्या प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए उन्होंने दो एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, सॉरी ये तो वाई एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे उन्होंने वोल्टेज को लिया, किसको लिया, वोल्टेज V को लिया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को लिया, और आई एक्सिस पे उन्होंने करंट को लिया। एक्स एक्सिस पे किसको लिया, करंट को लिया। जब उन्होंने वोल्टेज और करंट का जब ग्राफ बनाया ना दोस्तों, तो वो एक स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन मिला। और ये लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, आप पढ़े होंगे मैथ्स में, y बराबर mx प्लस c का ये ग्राफ है, mx प्लस c का मतलब लीनियर इक्वेशन। आप इससे रिलेट कीजिएगा तो जरा देखिए यहां ध्यान से, इससे रिलेट कीजिएगा तो v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर, और c क्या है आपका, कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसका ग्राफ है, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है। अब देखिए यहां ध्यान से, थोड़ा इस ग्राफ से रिलेटेड मेरा क्या, थोड़ा सा इस ग्राफ पे थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए ये ग्राफ है ना, तो ग्राफ में हमको स्लोप के बारे में पता चलता है। ये थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप ऑफ ग्राफ, अब देखिए अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो डिफरेंट कंडीशंस में आप स्लोप ऑफ ग्राफ निकाल कर डिफरेंट उसका फिजिकल क्वांटिटी निकालते थे। जैसे VT ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था, आपको याद होगा। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। उसी तरह से यहाँ VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा। अब ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते हैं आपका tan थीटा। क्या यूज करते हैं, tan थीटा। और tan थीटा कब यूज करता है, कोई भी जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें जब tan थीटा यूज करेंगे तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जरा यहां देखिए, अगर ये करंट आई है, क्या है, करंट आई है, ये इसका अगर परपेंडिकुलर हम ऐसे छोड़ते हैं तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये करंट है, देखिए ये एक्स एक्सिस करंट है, तो ये वाई एक्सिस इसका क्या दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है। अब tan थीटा जब हम यहां पे लगाएंगे, tan थीटा जब लगाएंगे तो P मेरा क्या है, वोल्टेज है, जो थीटा के सामने वो वोल्टेज होता है, और B मेरा क्या है, I। अब बताइए V अपॉन I क्या जानते हैं आप, R जानते हैं, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, R। tan थीटा बराबर क्या होता है, R। यानी कहने का मतलब है स्लोप ऑफ जो VI ग्राफ होता है ना दोस्तों, स्लोप ऑफ जो VI ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। बात आई समझ में इतना। चलिए तो एक बार इसको उतार लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सहूलियत के लिए। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपने पढ़ा कि स्लोप जो होता है VI ग्राफ का वो क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। अब इसे बहुत फेमस क्वेश्चन एक पूछ देता है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसकी उपयोगिता यहां समाप्त होती है, मैं इसको रब कर देता हूं। मैं यहां, आप देखिए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ग्राफ को मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ग्राफ से ही क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या देता है सब जरा ग्राफ से रिलेटेड। इसने देखिए ये भी है, ये आई है, ये वायर ए है, ये वायर बी है। आपसे पूछेगा विच वायर हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस, विच वायर हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। तो किस वायर का ग्रेटर रेसिस्टेंस होगा? तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा हो मतलब जिसका एंगल ज्यादा होगा। ये आपको एंगल θ1 है और ये देखिए ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, θ2 है। यानी यहां आपको दिखाई दे रहा है कि θ2 है वो ग्रेटर देन कितना है, θ1 है। तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए जो होगा वो बड़ा होगा रेसिस्टेंस ऑफ वायर किससे, बी से। जिसका जितना एंगल, जितना स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितना एंगल पे झुका हुआ है वो क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, वो स्लोप कहलाता है। तो ये आपका तो जितना आपका एंगल बढ़ा उतना ही वो क्या होगा, आपका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। तो फिजिक्स के क्वांटिटी में जब VI ग्राफ का स्लोप हमको पता करना पड़ेगा तो उसमें हमको स्लोप क्या देता है, आपका रेसिस्टेंस देता है। तो इसमें किस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ए का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, अब इसको हमने ये पढ़ लिया कि स्लोप ऑफ ग्राफ जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उसका उतना ज्यादा। अब जब एग्जाम में दिया तो एक तरह से और देता है ये, इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देता है, जरा देखिए ये आई कर देता है, ये भी कर देता है। अभी देखिए मैं क्या किया हूं, एक्सिस को चेंज कर दिया। पहले VI था, अब क्या है मेरा आई भी ग्राफ। अब ये देखिए ये है और ये अभी भी बी है, ये ए है, ये बी है, ये अभी θ1 है और ये आपका θ2 है। अब बताइए विच वायर हैव द मैक्सिमम रेसिस्टेंस। तो आप जाए क्लासरूम में ऐसे पढ़ा हुआ है, आप गए वहां आर ए आर बी, यानी आर ए जो होगा मैक्सिमम होगा आर बी से, और जैसे ही आर ए ग्रेटर देन आर बी कीजिएगा ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि उन्होंने क्या किया है, एक्सिस का जो हम फिजिकल क्वांटिटी लिए थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहां चेंज करके क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये यहां नहीं होगा, यहां जो आपका सही होगा वो होगा आपका ये आर ए ग्रेटर देन आर बी जो होगा वो गलत होगा। यहां जो सही होगा आर बी ग्रेटर देन आर ए होगा। अब क्यों सही होगा इसका, जरा इसकी बात मैं करता हूं। देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए आर बी ग्रेटर देन आर ए क्यों है, व्हाट इज द टेक्निकल मेथड, टेक्निकल लॉजिक या इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। जरा देखिए हमने क्या दिखा था कि tan थीटा बराबर जो स्लोप है आपका वो देता है आपका रेसिस्टेंस को। अब यहां देखिए, यहां बनाइए तो आप एंगल, यहां एक ये आएगा सेम स्लोप से, ये आएगा। तो ये भी क्या है, देखिए tan थीटा जब यहां लगाइएगा तो परपेंडिकुलर ये क्या आई है और बेस में क्या है, भी है। परपेंडिकुलर tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसको ऐसे प्लॉट करिए तो आई होगा θ1 के लिए, और यहां भी तो आई होगा, और ये आपका क्या है, भी है। तो आई अपॉन भी कोई फिजिकल क्वांटिटी देता है क्या, नहीं देता। हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू आई आर जानते हैं। क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू आई, और r बराबर क्या जानते हैं, v अपॉन आई जानते हैं। क्या जानते हैं, v अपॉन आई। तो ये क्या है, ये आपका tan थीटा अपॉन आई बाई भी है, आई बाई भी है। अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं 1 अपॉन भी अपॉन आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर बन गया। यानी अब जो स्लोप है tan थीटा ये बन गया 1 अपॉन आर। अब देखिए जब पहली बार लिए थे tan थीटा जब लिए थे तो ये इक्वल टू आर था, लेकिन अब जो है जब हम इसको एक्सेस को बदल दिए हैं तो tan थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन आर है। यानी जब हम इसमें क्या होगा कि जब हम एंगल को बढ़ाएंगे मेरा ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंगल को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कौन सही होगा, देखिए एंगल को बढ़ाएं तो θ2 यहाँ ग्रेटर है, θ2 ग्रेटर है θ1 से, θ2 ग्रेटर है θ1 से। तो इस कंडीशन में RA जो होगा छोटा होगा RB से।
रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर मतलब ए वायर इज लेस देन द रेसिस्टेंस ऑफ बी वायर। बात आई समझ में? चलिए, तो ये था आपका ओम्स लॉ। ये क्या था आपका? ओम्स लॉ। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, मैं एक चीज देख रहा हूँ, जितना ज्यादा आप देखते हैं लगभग 60 से 70 व्यू रहते हैं मेरे वीडियो पे, लेकिन लाइक सिर्फ 20 to 30 रहता है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी लग रहा है। अगर आप लाइक डिसलाइक नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 60-70 व्यू है तो उसके आसपास में कम से कम लाइक रहना चाहिए। तो ये मेरा आप सभी से गुजारिश है, आप इसको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके आप पढ़िए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मैं इसी तरह से आगे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। कंटेंट जितना भी रहेगा मैं आपको जितना अच्छा से अच्छा होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा अपना इस चैनल पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।